नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जर्मनी में राहुल गांधी के बिगड़े बोल, देश की चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र पर उठाए सवाल। बीजेपी ने राहुल को बताया लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। कहा, देश में हारने के बाद विदेश जाकर भारत को बदनाम करना राहुल का असली चेहरा। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या के बाद गुस्से में देश। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भोपाल समेत तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन। कई जगह पुलिस से झड़प। यूनुस सरकार से की परिवार को न्याय देने की मांग। केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए चुनाव आयोग ने जारी की ड्राफ्ट मतदाता सूची। केरल से 22 लाख, मध्य प्रदेश से 42 लाख और छत्तीसगढ़ से 27 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटे। श्रीलंका दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात। श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने $45 करोड़ के राहत पैकेज की जताई प्रतिबद्धता। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का लोगो, थीम सॉन्ग और मस्कट लॉन्च छत्तीसगढ़ करेगा मेजबानी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का 14 फरवरी 2026 से होगा आगाज। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। विदेश यात्रा और विवाद, राहुल गांधी का ये रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से भारत के लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर राहुल गांधी नए सियासी घमासान के केंद्र में आ गए हैं। चुनाव की निष्पक्षता और संस्थाओं की विश्वसनीयता पर विदेश में उठे सवालों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए राहुल को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा करार दिया है। विदेश में राहुल का बयान, भारत में मचा घमासान। बीजेपी ने कहा, देश का अपमान। राहुल को बताया लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। अक्सर अपनी विदेश यात्राओं में विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से विवाद में घिर गए हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के हार्ट स्कूल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारत में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं और दावा किया कि देश में लोकतांत्रिक ढांचे पर चौतरफा हमला हो रहा है। जर्मनी में राहुल के इस बयान पर देश में घमासान मच गया है। बीजेपी ने फौरन राहुल पर पलटवार किया और कहा कि वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और लीडर ऑफ पर्यटन बनकर रह गए हैं। There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है। और ये राहुल बाबा ये LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, ये राहुल गांधी LOP मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, LOP मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और LOP मतलब लीडर ऑफ पलायन बन चुके हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि खुफिया एजेंसियों CBI और ED को हथियार में तब्दील कर दिया गया है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भारत में इस तरह का माहौल है कि संस्थाओं को जिस तरह का काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं। राहुल ने अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने राहुल के तमाम बयानों पर सिलसिलेवार ढंग से सफाई दी है। बीजेपी ने कहा कि अगर EVM में मैनिपुलेशन हो रहा है तो फिर वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा क्यों? सवाल यह भी है कि जब हाल ही में कुछ लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे आए जिन पर खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके खुशी जताई कि कांग्रेस जीत गई, वो चुनाव भी तो EVM से ही हुए थे। झारखंड हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां जहां कांग्रेस या विपक्ष जीता वहां EVM ठीक थी। लोकसभा चुनाव में भी EVM ठीक थी, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं, जब जवाब देने को कुछ नहीं बचता, तब EVM को दोष देना शुरू कर देते हैं। EVM को लेकर अलग अलग अदालत में 41 से ज्यादा फैसले आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि केवल हार के बाद EVM को दोष देना पूरी तरह गलत है। बीजेपी ने राहुल से पूछा है कि जब आपने विदेश जाकर EVM को खराब बताया तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार और आपकी सहयोगी पार्टियों के नेता सभी झूठे हैं? बताइए, इलेक्शन प्रोसेस उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी को तो फ्री एंड फेयर लगा,
झारखंड में मुक्ति मोर्चा को, जेएमएम को तो फ्री एंड फेयर लगा। जहां आप हारते हैं वहां पर इलेक्शन प्रोसेस अनफेयर है, और जहां आप जीतते हैं वहां पर आप तो केरला से लेकर बाकी चुनावों में अपनी जीत बताते हैं। तो ये वोट चोरी नहीं, ये ट्रूथ चोरी का मामला है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको कुछ पता नहीं है। मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को गाली दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया और वित्तीय अनुशासन जैसी योजनाओं से यूपीए की गिरावट को बदलकर भारत को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया है। आज दुनिया के आर्थिक रूप से समृद्ध देशों में भारत चौथे स्थान पर है। हम बहुत जल्द तीसरे स्थान पर होंगे। राहुल गांधी की विदेश यात्रा भारत विरोधी यात्रा है। विदेश की धरती पर भारत की संस्थाओं, भारत, भारतीयता, भारत के सनातन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र चला रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस जहां राहुल के बयान को सही ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दल राहुल को निशाने पर ले रहे हैं। Problem with BJP is that they are not able to fathom the truth. They are not able to digest the truth. See, example for your vote chori. We have already proved that we have given documents. विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा जाता है, तो बर्लिन में जाकर के आप देश की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा रहे हैं। ये कौन सी परंपरा की शुरुआत हुई है? कुल मिलाकर संसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर जाकर पहले से ही विवादों में घिरे राहुल अपनी बयानों की वजह से भी विवाद में घिर गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद मंगलवार को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते सभी प्रदर्शनकारियों को दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के पास ही रोक दिया। हालांकि कार्यकर्ताओं ने मेट्रो स्टेशन के पास ही एकजुट होकर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने कहा, ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन इसके जरिए बांग्लादेश सरकार को ये संदेश दिया जा रहा है कि वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि हिंदुओं की हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यही है कि बांग्लादेश की जो यूनूस सरकार है उसको अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। अगर वो अपने राजधर्म का पालन नहीं करती है तो बांग्लादेश के हालात और बिगड़ सकते हैं। उनको लग रहा है कि शायद वहाँ का हिंदू डर करके पलायन कर जाएगा। हमारा वहाँ के हिंदुओं के लिए भी साफ संदेश है कि पलायन नहीं करना है, अपनी ज़मीन, अपने अधिकारों के साथ वहीं रहना है और संघर्ष करना है। और हम भारत से जिस भी प्रकार की सहायता उनको चाहिए होगी, हम वो सहायता भेजने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हैं, ये वहाँ रुकनी चाहिए। अगर ये नहीं रुकी तो बांग्लादेश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार बांग्लादेश फिर बट जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की और पीएम नरेंद्र मोदी का चक्रवात दितवाह से तबाह श्रीलंका के साथ एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें खुशी हुई। भारत श्रीलंका के साथ सभ्यतागत संबंध, नेवर फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर के तहत मजबूती के साथ खड़ा है। इसी के साथ क्षेत्र में पहला रिस्पॉन्डर होने के कारण संकट की घड़ी में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मानवीय सहायता पहुंचाई और सड़क, रेलवे और पुल कनेक्टिविटी की बहाली की। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने तबाह श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए $450 मिलियन की मदद की घोषणा की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत श्रीलंका में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में मदद के लिए भी प्रतिबद्ध है। साथ ही बताया कि उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के साथ सबसे तबाह उत्तरी प्रांत के किलिनोची जिले में 120 फुट लंबे डबल लेन वैली ब्रिज का भी उद्घाटन किया। 110 टन के इस पुल को भारत से एयरलिफ्ट किया गया था। श्रीहरिकोटा से इसरो ने LVM-3M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह लॉन्चिंग की तैयारी पूरी कर ली है। बुधवार सुबह 8:54 पर LVM-M6 रॉकेट लॉन्च होगा। ये जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने दी। दूसरे लॉन्चिंग पैड से LVM-3M6 के जरिए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च होगा। बुधवार का ये मिशन
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए वाणिज्यिक समझौते के तहत संचालित किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक मिशन अगली पीढ़ी का ऐसा संचार उपग्रह स्थापित करेगा जिसे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन को उच्च गति वाली सेल्युलर ब्रॉडबैंड सेवा देने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्चिंग से पहले इसरो अध्यक्ष ने तिरुमला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। मेघ फाइन अभियान द्वारा जारी घरेलू स्तर पर बाढ़ नुकसान आकलन 2024 में खुलासा हुआ है कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 के बीच उत्तर बिहार में आई चरण 2 की बाढ़ ने लोगों के जीवन, आजीविका और सामाजिक संरचना पर गहरा और विपरीत प्रभाव डाला। ये बाढ़ हाल के दशकों में सबसे व्यापक आपदाओं में से एक रही, जिसमें बिहार के 38 में से 27 जिले प्रभावित हुए। अध्ययन में पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और किशनगंज के 21 पंचायतों के 134 वार्डों में रहने वाले 2290 परिवारों यानी कि कुल 8685 लोगों को शामिल किया गया। आकलन के अनुसार इन परिवारों को कुल 126.3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सबसे अधिक क्षति भूमि को हुई, जो कुल नुकसान का 47.2% रही, जबकि आवास मरम्मत का हिस्सा 36.2% रहा। प्रति परिवार औसत नुकसान 5.51 लाख रुपए और मध्य नुकसान 2.11 लाख रुपए आंका गया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि लगभग 80% परिवारों के पास किसी भी प्रकार के बाढ़ बीमा की जानकारी या सुविधा नहीं थी। 91% परिवारों को भोजन की मात्रा घटानी पड़ी और 82% लोग विस्थापित हुए। अध्ययन में कहा गया है कि पारंपरिक सरकारी आकलन वास्तविक सामाजिक आर्थिक नुकसान को पूरी तरह नहीं दर्शाते। रिपोर्ट ने बाढ़ प्रबंधन में समुदाय केंद्रित, न्याय संगत और बाढ़ प्रकार आधारित नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया है। As our respondents, now our respondents happens to be that each of the family, we had 2,290 families, and these were the total number of people in that households. So we looked at 8,685, which said that it is far beyond the confidence level. So this gave us a huge, boost to the approach that we had, adopted. It's also about the losses that have been experienced by the marginalized communities, which might be far less than the other sections of the society. So for us to balance this, it was important that we have the survey, but we also have the qualitative inputs from the people through different participatory measures. भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा किसान उपभोक्ता बहुराज्य सहकारी समिति लिमिटेड का विधिवत निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सर्वसम्मति से राम कुमार वालिया को समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके साथ ही नियमानुसार अन्य निदेशकों का चुनाव भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया। समिति के कार्यों के सुचारू संचालन और देश भर में गतिविधियों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए देश भर से 100 सदस्यों यानी डेलीगेट्स का भी निर्वाचन किया गया है। समिति ने आने वाले समय में देश भर में अपने स्टोर स्थापित करने की योजना बनाई है। इन स्टोर्स के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को वस्त्र, जूते चप्पल, खाद्य सामग्री, अनाज, घरेलू उपयोग का सामान, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पाद सहित दैनिक जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में महिला डॉक्टर पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को सस्पेंड कर दिया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में उसके प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है और साथ ही आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित महिला डॉक्टर से फोन पर बात कर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया था। सीएम योगी से शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। सरकार ने KGMU से रिपोर्ट भी तलब की है। वहीं पीड़िता की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस तैनात की गई है। लव जिहाद के मामले में KGMU के डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। आज कार्रवाई की गई है और इस मामले में एक गहन जांच चल रही है। मामला उस समय प्रकाश में आया जब एक पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने बताया कि उसका धर्मांतरण करने की बात कही गई। इस मामले को लेकर वो काफ़ी तनाव में थी। डॉक्टर, उसके सीनियर डॉक्टर ने
उसे धर्मांतरण करने का दबाव बनाया था उस पर, जिसके बाद वह आत्महत्या करने का प्रयास किया। सीएम योगी ने उससे बात की, उसने अपना पूरा हाल बताया। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल केजीएमयू ने उस डॉक्टर को निलंबित कर दिया है और कहीं न कहीं एक बार फिर ये मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है पूरे प्रदेश में। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के सिंह ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण मामले में हमारे साथ प्रोफेसर के सिंह जी हैं। क्या कुछ ये मामला था और आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है? मामला ये था कि एक सेकेंड ईयर के मुस्लिम मेल छात्र है और एक फर्स्ट ईयर की हिंदू फीमेल छात्रा है। फीमेल छात्रा का कहना है कि वो 6 महीने से इस अपने सीनियर से संबंध में थी और शादी के लिए उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, जबकि उसको अभी कुछ दिन पहले पता चला कि ये डॉक्टर जो है इसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, वो भी हिंदू डॉक्टर से, और उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है। इस बात को लेकर इस छात्रा को आघात लगा और ये एंटी डिप्रेसेंट भी ले रही थी और उसका ओवरडोजिंग हुआ। अब उसकी जान खतरे से बाहर है। जब इसने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे की तो हम लोगों ने उसी का संज्ञान लेते हुए जांच अपनी शुरू कर दी थी। कल हम लोगों को ऑफिशियली जांच मिल गई, जिसपे वाइस चांसलर ने इस प्रकरण को रेफर कर दिया विशाखा कमेटी के सामने और 24 घंटे में अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त करने की अपेक्षा की। उसने बहुत त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आज सुबह ही 24 घंटे से पहले ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी, जिसके आधार पर इस छात्र को निलंबित कर दिया गया है और उसका प्रवेश इस कैंपस में वर्जित कर दिया गया है। इसी के साथ पुलिस ने भी गंभीर धाराओं में, सुसंगत धाराओं में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब जांच पूरी होगी, पुलिस अपनी धर्मांतरण की जांच करेगी, हम लोग इसके मिसकंडक्ट और छात्रा के साथ इसने जो दबाव बनाया, परेशान किया, उसकी जांच करेंगे। सही पाने पे पुलिस इसको जेल भेजेगी और हम लोग इसको कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में उदय माहुरकर की पुस्तक माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट का विमोचन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। उद्घाटन के खास मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशन फर्स्ट का इतिहास भूतकाल से जुड़ा हुआ है, जहां ढेरों गलतियां हुई हैं जिसे ठीक करने की दरकार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद के देश के शिल्पकारों को उन गलतियों को ठीक करना था। गडकरी ने जोर देकर कहा कि सेक्युलर का अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सर्वधर्म समभाव। साथ ही उन्होंने ऐसे नेशन फर्स्ट पर जोर दिया जहां कृषि से लेकर इंडस्ट्री और रक्षा के क्षेत्र में भारत अग्रणी भूमिका निभाए। एक बार अगर हम डिफेंस में, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में हमारी साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आगे जाएंगे, मुझे लगता है अगर हम बिल्कुल दुनिया के आगे निकल जाएंगे। दुनिया झुकती है जी, झुकाने वाला चाहिए, कोई मतलब नहीं। और इसलिए हमें आत्मनिर्भर भारत, विकसनशील भारत, सुरक्षित भारत करना होगा। तो व्हाट इज द पावर? रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पावर। द फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट, ये नेशन फर्स्ट की सबसे पहली संकल्पना है। विमोचन के मौके पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमारा नेशन तो कई मामलों में प्रथम है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत प्रथम है। बात अगर धर्म की करें तो दुनिया के सारे धर्म केवल भारत में हैं। इस्लाम के 72 फिरके दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, बल्कि भारत में है। चांद के अछूते दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश हैं, तो हम नेशन फर्स्ट हैं। और उस पॉइंट का नाम रखने का अधिकार हर देश के पास होता है कि जिस पॉइंट पर लैंड करेगा किसी भी प्लैनेट पे, तो उसका नाम क्या रखेगा। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम रखा है पॉइंट शिव शक्ति। हम एक और मामले में दुनिया के अलग और फर्स्ट नेशन है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में एक देश बताइए जिसपे इस धरती पर पाए जाने वाले सारे रिलीजन पाए जाते हैं, तो वो सिर्फ भारत है, दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं है। राजधानी नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मंगलवार को भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी चैतन्य प्रसाद की पुस्तक द एज ऑफ इन्फ्लुएंस पर विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया। चैतन्य प्रसाद की इस पुस्तक ने भू रणनीतिक संचार सहित संचार के सभी पक्षों को लेकर एक बहस छेड़ दी है। पुस्तक संचार की भूमिका को वर्तमान स्थितियों में समझने का एक झरोखा है। ये रिपोर्ट देखिए।
राजधानी के प्रतिष्ठित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मंगलवार को भारतीय सूचना सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी चैतन्य प्रसाद की नवीनतम पुस्तक द एज ऑफ इन्फ्लुएंस पर एक विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के बौद्धिक जगत, संचार विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईआईसी के निदेशक के श्रीवास्तव ने की। जेएनयू के प्रोफेसर अमिताभ मट्टू, इंडिया फाउंडेशन के निदेशक आलोक बंसल, वरिष्ठ पत्रकार नितिन गोखले और सिद्धांत सिंपल ने परिचर्चा में भाग लिया। पुस्तक के बारे में बोलते हुए चैतन्य प्रसाद ने कहा कि ये पुस्तक पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख मंचों पर प्रकाशित 50 लेखों का एक जीवन संग्रह है। कम्युनिकेशन का ऑफशूट जो होता है, ब्रांडिंग होता है या स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन होता है या सिनेमा होता है या सॉफ्ट पावर है, उसको कैसे पूरा एकत्रित करके कन्वर्ज कराएं हम एक आइडिया में, तो इसीलिए हमने इसको किया। और ये 50 ऐसे हमने वेरियस अखबार में लिखे तो फिर उसके बाद ये किताब सामने आई, इसीलिए इसका नाम हमने एज ऑफ इन्फ्लुएंस रखा। चैतन्य प्रसाद की इस पुस्तक ने भू रणनीतिक संचार के बदलते आयामों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान वैश्विक अस्थिरता के दौर में यह पुस्तक केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि राष्ट्रों के बीच प्रभाव बनाने की कला का विश्लेषण करती है। मुझे लगता है एक बड़ा डिबेट होना चाहिए भारत में, और भारत क्या सब जगह होना चाहिए डिबेट, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जितने पब्लिक पॉलिसी प्लेटफॉर्म्स हैं, कि किस तरह हम इस नैरेटिव को समझे, किस तरह अगर भारत का भी राष्ट्रीय हित आगे बढ़ाना है तो हमको इन इंस्ट्रूमेंट्स जो ये अलग अलग तरह के हमारे पास समझिए वेपन्स हैं, इनको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है राष्ट्रीय। द एज ऑफ इन्फ्लुएंस वर्तमान समय में संचार की शक्ति को समझने का एक महत्वपूर्ण झरोका है। चैतन्य प्रसाद ने अपने दशकों के अनुभव को इन 50 लेखों में पिरोया है, जो सॉफ्ट पावर और कूटनीति के क्षेत्र में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं और आम पाठकों के लिए एक मार्गदर्शिका का कार्य करेगी। देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।